हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का उत्तम क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम कल पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हमने पाषाण काल पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, और हमने ताम्र पाषाण काल पढ़ा था। कांस्य युगीन सभ्यता आई थी, जिसमें हमने कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि हमने बताया था, कुछ पॉइंट हमने पढ़ा था। और ताम्र पाषाण फिर लौह युग के बारे में हमने बताया था कि कब आया। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे उसकी खोज कब हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किसने खोज करी, और कैसे वहाँ का नगर विन्यास था, कैसे नगर वहाँ के बने हुए थे, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी, कैसी तकनीक थी वहाँ पर, है ना। और हम देखेंगे कि जो कि कैसी वहाँ पर कृषि थी, है ना, कैसा वहाँ पशुपालन था, और किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो त्रिभुजाकार है उसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे उत्तरी, पश्चिमी और जो है पूर्वी ये स्थल कहाँ पर हैं, है ना। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम देखें, तो इसकी अगर खोज के बारे में हम देखते हैं, तो खोज सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में करी थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 में करी थी। हालांकि पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है, और पुरातत्व विभाग के जन्मदाता वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो पुरातत्व विभाग के जनक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई वो लॉर्ड कर्जन के बेसिस पर हुई थी। और हालांकि उस समय महानिदेशक, जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, वो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल महानिदेशक थे उस समय पुरातत्व विभाग के। तो इनके निर्देशन में 2 स्थलों की खोज की गई, 1921 में और 1922 में। इनके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में 2 स्थलों की खोज की गई, जो कि बहुत प्रमुख हैं। एक तो हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था, और 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया था। तो साथियों, हम देखते हैं कि जो पुरातत्व विभाग का जनक है, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है, और जो कि सबसे पहले श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मैसन को 1826 में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। और हम देखते हैं कि जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के जो कि पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के प्रेजेंस में, तो उस समय महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे, और इनके निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन कराया गया 1921 में, और 1922 में रखालदास बनर्जी के प्रेजेंस में उत्खनन कराया गया। तो दोनों का उत्खनन कराया गया। रखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया मोहनजोदड़ो का, और दयाराम साहनी ने करवाया हड़प्पा का। और फिर हम अगर इसकी काल की बात कर रहे हैं, हमने इसके खोज के बारे में जाना 2-3 पॉइंट। अब अगर काल के विषय में बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग कब से कब तक रही, तो अगर हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो थी वो लगभग बाद में आई, और उससे पहले हमारे यहाँ सभ्यता आ चुकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर हम देखते हैं तो उसके काल जो कि होता है 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 1300 ईसा पूर्व तक उसका कार्यकाल चलता है, जिसमें 3 चरण होते हैं। लगभग 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक जो हम देखते हैं, 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं कोटदीजी, आमरीनाल, सिल्वर जैसे स्थलों का उत्खनन कराया गया। और फिर जब 2600 से और नीचे आते हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व तक, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा जो कि हरियाणा में है ना, तो ये स्थलों की खोज हो जाती है। फिर उत्तरार्ध जब पहुंचते हैं लगभग 1300 ईसा पूर्व तक पहुंचते तो
हरियाणा जो कि राखी गढ़ी में है और गुजरात, ये इन स्थलों की खोज होती है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं कि अगर हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कही जाती है, तो जो हमारे यहाँ जो सिंधु नदी आई, जो सिंधु नदी भारत में जो निकलती है ऐसे करके, तो वो देखते हैं कि जो ये स्थल आते हैं जो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के लगभग इर्द गिर्द ही हड़प्पा के जो अधिकांश स्थल थे वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द की हुए होते हैं। तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता आने तक लगभग लोगों में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। लोग बहुत तकनीक से अपना घर बनवाते थे और उस समय व्यापार कर रहे थे। बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि दुर्गीकरण हो चुका था। लोग पुरोहित थे, उस समय व्यापारी थे। तो इस प्रकार से मतलब बहुत ही संपन्न उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो अगर उस पीरियड की बात करें नगर विन्यास की कि उस समय घर कैसे थे, तो हम पाएंगे दो प्रकार से कि जो सड़कें थी, उस समय सड़कें थी वो लगभग शतरंज के बेसिस पर बिछाई हुई थी। कहने का मतलब है कि वो समकोणीय, वो मतलब हमेशा क्या करती थी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, लगभग ग्रिड सिस्टम इसको कहा जाता है। इनकी सड़कें जो थी ग्रिड सिस्टम यानी कि जाल पद्धति थी। तो सड़कें सारी जाल पद्धति के रूप में बिछी हुई थी। इनकी जो नालियाँ थी बहुत ही सुयोजित ढंग से, बहुत ही ढकी हुई, है ना, बहुत ही ढकी हुई जो कि बनी हुई थी। तो जो हम सड़कें देखते हैं यहाँ पर तो ग्रिड सिस्टम पर पूरी आधारित थी। और इनके जो नगर थे उनमें भी कुछ रीजन थे जिसमें कुछ विशेषताएँ थी जो टीलों पर बने हुए थे। जो टीलों पर बने, जब तकनीक बढ़ी तो जो पुराने घर थे वो ढह गए और नई तकनीक से घर बनाने स्टार्ट हुए। तो उनके मलबे से जो टीले बन गए, टीलों के ऊपर धीरे धीरे घर बनाने लगे और कुछ ऊंचे बनवाए और कुछ नीचे बनवाए। तो उसमें रीजन ये हुआ कि हम देखते हैं अधिकांश जो नगर थे, अधिकांश नगरों के उत्खनन कराने पर पता चला कि उसमें दो टीले जो प्रमुख रूप से थे, एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था, जिसमें पूर्वी टीला जो था वो निचला था और जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। तो उस समय क्या था कि जो वर्ग हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में जो बने हुए थे उसमें देखने को मिलता है कि जो पूर्वी टीला था वो नगर पर आधारित था, वो नगर था। जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग पर बेस था, यानी कि वो पुरोहित वर्ग था। दुर्ग में कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। ये पता चला उत्खनन कराने से कि जो ऊंचे जहाँ टीले थे वहाँ पर पुरोहितों का निवास था। ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर शायद पुरोहित रहा करते थे और जो नीचे थे वहाँ पर कॉमन लोग रहा करते थे। एक तरीके से व्यापारी वर्ग रहा करता था, सिपाही सैनिक वर्ग रहा करता था। तो ये सारी चीज़ें, जो सैनिक वर्ग थे, व्यापारी थे, किसान थे, वो सब निचले वर्ग में रहा करते थे। जैसे तुमने देखा होगा एक जो अभी हाल में ही मोहनजोदड़ो नामक मूवी निकली थी, तो शायद उसमें आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन एक मतलब किसान परिवार में रहता है। तो निचले स्तर पर रहता है, मतलब वो और फिर वहाँ से जब सामंत वर्ग में जाता है तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंगें बनी थी, बहुत ही ऊंचाई पर घर बने हुए थे। तो इस जितने भी हम देख रहे हैं नगर विन्यास, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि दो टीलों पर अधिकांश जो उत्खनन कराए गए उसमें दो टीले मिले, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वो निचला था और जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचा था। तो पश्चिमी टीले पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर रहते होंगे पुरोहित वर्ग, और जो निचला था वहाँ पर रहते होंगे कॉमन लोग, जैसे व्यापारी हो गए, सैनिक हो गए, किसान हो गए। ये सब जो है निचले टीले पर थे। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद भी मिलते हैं। उनमें से अपवाद है धौलावीरा। जो कि जिसमें देखने को मिलता है कि इसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला तो था, लेकिन यहाँ पर
जो यहाँ पर टीले थे वहाँ पर 2 टीले ना होकर के 3 टीले थे, यानी कि पूर्वी टीला भी था, दुर्ग वाला टीला भी था और पूर्वी टीला भी था जो नगर वाला टीला था, और पश्चिमी टीला भी था जो दुर्ग वाला था, और मध्य वाला भी टीला था। तो ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ये अपवाद देखने को मिलता है धौलावीरा में। और एक है जो चहुदड़ो। चहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल मिला, चहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल मिला जहाँ दुर्गीकृत नहीं था, यानी कि ऊंचा टीला नहीं था, पश्चिमी टीला नहीं था जिस पर दुर्ग का निर्माण हुआ। तो ये सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विन्यास में देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सड़कें थी नगर विन्यास में वो समकोण पर काटती थी, शतरंज के जैसे बिछी हुई थी, और जो वहाँ पर नालियों का सिस्टम था वो भी बहुत ही उत्तम पद्धति की व्यवस्था थी नालियों की। और जो मकान थे वो सड़कों के किनारे जो कि मतलब बने हुए थे, और ऐसे बने हुए थे जिनके बाहर निकलने के रास्ते हमेशा गलियों के पीछे से निकलते थे या सहायक गलियों से गुजरते थे। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। और अगर वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला हम देखते हैं, वास्तुकला किसे बोलते हैं? वास्तुकला कहते हैं कि मानव द्वारा निर्मित जो तकनीकी से जो घर बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो घर बनाए जाते हैं उसे वास्तुकला कहते हैं। तकनीक उस समय ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये देखने को मिला कि इसका जो वास्तुकला का जो आरंभ है वो सिंधुवासियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि सिंधुवासियों ने इस तकनीक से घर बनाना स्टार्ट किया कि ऊंचा टीला जो होगा वो सामंत वर्ग, पुरोहित वर्ग का होगा, और जो नीचा टीला होगा वो कॉमन लोगों के लिए होगा। इसका आरंभ जो सिंधुवासियों ने किया, और उसमें देखने को मिलता है कि जो घर थे उनमें बहुत सारी व्यवस्था थी। हर घर में कई कमरे थे, हर घर में लोगों के व्यक्तियों को रहने के लिए अलग अलग कमरे थे, और रसोई घर भी था और स्नान घर भी था। प्रत्येक घर में कुएं भी थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी उच्च कोटि की व्यवस्था थी वहाँ पर, जो नगर विन्यास में देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। और अगर कृषि की बात कर लें, अगर कृषि की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर कृषि की बात करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चावल के भी साक्ष्य पाए गए। प्रथम साक्ष्य जो मिला वो नगर थे, यानी कि लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि लोगों को चावल का ज्ञान था, लोग चावल का उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये भी और जो है उत्खनन कराए गए, कई जगह उत्खनन कराए गए, मगर गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, गन्ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि गन्ना उत्पादन करना नहीं जानते थे, लोगों को गन्ने के बारे में नॉलेज नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कपास की बात करें तो कपास एक विशेष फसल होगी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर विश्व में सबसे पहले कपास की बात की जाए तो विश्व में प्रथम कपास उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसीलिए यूनानी शिंडन कहते थे, और जो कि कहा जाता है कि इसी बेसिस पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। तो कपास का उत्पादन विश्व में सबसे पहले कहीं हुआ तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। और हम देखते हैं कि कुछ स्थल जो कि जैसे कालीबंगा हो गया, कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहां जुते हुए खेत पाए गए। कालीबंगा में जुते हुए खेत पाए गए, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि अगर जुते हुए खेत होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको जुतने का मतलब है कि उनमें हल का प्रयोग किया गया होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हल का प्रयोग होता था उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड में हल का प्रयोग होता था। कुछ प्रमाण भी पाए गए, जो कि जैसे बनावली, हरियाणा का बनावली नामक स्थल है जहाँ पर मिट्टी का हल पाया गया, खिलौना रूपी मिट्टी का हल पाया गया। इसलिए हम ये साक्ष्य मिलने से हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको हल के बारे में पूरी जानकारी थी, वो हल का प्रयोग करते थे। और लोगों को सरसों का ज्ञान था, यानी कि सरसों के कुछ प्रमाण पाए गए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सरसों का नॉलेज था उनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को।
अगर पशुपालन की बात करें, ये तो कृषि की बात हो गई, अगर पशुपालन के बारे में बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लगभग किन किन जानवरों को जानते थे, है ना, कैसे परिचित थे वो, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पशुपालन की बात करें तो हम देखते हैं कि हाथी घोड़े से लोग परिचित थे, हाथी घोड़े से लोग परिचित थे। कुछ सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए, अस्थिपंजर और दांत के अवशेष पाए गए, अस्थिपंजर और दांत के अवशेष, घोड़े के दांत के कुछ अवशेष पाए गए, अस्थिपंजर पाए गए सुरकोटदा में। तो ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। लेकिन एक प्रमाण ये भी मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी घोड़े से परिचय तो था, लेकिन उसे पालते नहीं थे, उसे पालते नहीं थे। तो ये प्रमाण मिलता है। और अगर गैंडा को देखें तो एकमात्र ऐसा जानवर गैंडा जिसका एकमात्र प्रमाण पाया गया, जो एक ही जगह पाया गया, आमरी नामक स्थल पर, आमरी नामक स्थल पर गैंडे का प्रमाण पाया गया, गैंडे के साक्ष्य पाए गए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गैंडे को जानते थे, सिंधु घाटी के लोग गैंडे से परिचित थे। लेकिन शेर का कहीं प्रमाण नहीं पाया गया। कई स्थलों का उत्खनन कराया गया, लेकिन शेर का ना अस्थिपंजर मिले, ना कोई साक्ष्य शेर का नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि शेर का जो है शेर के से परिचित नहीं थे। बंदर, भालू, खरहा, इस प्रकार के जानवरों से वो विशेष रूप से परिचित थे। तो ये कृषि में, ये पशुपालन में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम बात करें कि इसके जो पूर्वी स्थल है, अक्सर एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कहाँ है, पश्चिमी स्थल कहाँ है, सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ है। तो हम देखते हैं, अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो अगर पूर्वी स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीर नामक स्थान पर सिंधु घाटी का प्रमाण मिलता है, यानी कि उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के तो आलमगीर, पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीर, जो कि मेरठ में पड़ता है, यूपी के मेरठ में पड़ता है। और अगर सबसे दक्षिणी अगर देखें तो दक्षिणी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसे दैमाबाद कहते हैं। तो दैमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी स्थल है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का, यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दैमा है, महाराष्ट्र के दैमाबाद। और अगर सबसे पश्चिमी हम देखें तो सबसे पश्चिमी है सुरकांगडोर, है ना, सुरकांगडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरकांगडोर है, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर हम उत्तरी स्थल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मांडा, जो कि अखनूर जिला में पड़ता है एक स्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थल है अखनूर जिले में। तो इस प्रकार से हम चारों स्थल देखते हैं कि पूर्वी स्थल जो कि मेरठ में है, आलमगीरपुर, और जो पश्चिमी स्थल है वो सुरकांगडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है। और ये जो कि सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सबसे उत्तरी स्थल के बारे में बात करें तो देखते हैं कि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा पड़ता है, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है। तो इस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग विस्तार पूर्वक जान लिए हैं। अभी और भी कुछ जो कि कुछ स्थल की बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं, उनसे कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन कौन से स्थलों से क्या क्या मिला है, ये हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अभी हमने जाना कि उसकी खोज जो कि चार्ल्स मैसन ने करी थी, 1826 में प्रथम साक्ष्य इन्होंने दिया था। और ये भी हम जानते हैं कि पुरातत्व विभाग के जो जनक थे, वो हमने बताया अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इस प्रकार से 1921 में जॉन मार्शल जो कि हड़प्पा की खोज करी, जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोज करी थी, 1922 में रखालदास बनर्जी ने। तो इस को अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। और जो भी अपनी तरफ से कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं
कि और क्या सुधार किया जा सकता है और बेहतर बनाने के लिए, है ना। और आप प्रयास करें, जो है सहयोग करें। हम पूरी तरीके से इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे, कुछ स्थलों की चर्चा करेंगे, पूरा काशी युगीन सभ्यता के बारे में, और आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।